तो ममता बनर्जी कुछ दिनों के लिए रुकने का अपील करती हुई, सलाह देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन राज्यपाल ने ममता की इस अपील को ठुकरा दिया है। कह दिया है कि स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर जाना जरूरी है। यानी कि एक बार फिर मुर्शिदाबाद के मसले पर राज्य वर्सेस राजभवन हो गया है। सीएम और राज्यपाल आमने सामने इस वक्त आ गए हैं। बंगाल में जो हिंसा हुई वो वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हुई थी। आपने तस्वीरें भी देखी और उसी वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। देश की संसद ने जो नया वक्फ कानून पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि जब संसद से पास हुए किसी कानून के अहम प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही होल्ड कर दिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आप अभी से किसी की हार या फिर जीत तय ना करें। सुप्रीम कोर्ट में जो भी कहा गया, सुना गया, उसे समझकर ही राय बनाएं। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है, यानी कि टेम्पररी ऑर्डर इसको कहते हैं। पहला अंतरिम आदेश क्या है वो भी आपको बता दें। वक्फ की कोर्ट संपत्ति कोई भी संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। और दूसरा अंतरिम आदेश ये है कि वक्फ बोर्ड या फिर काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। और अब इन दोनों अंतरिम आदेशों का मतलब आपको हम बता देते हैं। पहला अंतरिम आदेश यानी कि वक्फ की कोई भी संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी का मतलब यह है कि वक्फ की कोई भी संपत्ति, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो या फिर डीड हो, उसे डी नोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। यानी कि यह संपत्ति जिसके पास है वो इस्तेमाल करता ही रहेगा। यानी कि सरकारें ऐसी प्रॉपर्टी अपने अधिकार में अभी नहीं ले सकेंगी। दूसरे अंतरिम आदेश यानी कि वक्फ बोर्ड या फिर काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी का मतलब यह है कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनमें कोई भी नई नियुक्ति नहीं हो सकेगी। जिन 2 गैर मुस्लिम समुदायों को रखने की सदस्यों को यहाँ पर रखने की बात की जा रही है, वो भी नियुक्त नहीं हो सकेंगे। वक्फ बोर्ड का ढांचा अभी जैसा है वैसा ही बना रहेगा। यानी कि सरकार ने जो करने के लिए ये नया वक्फ कानून बनाया, उसके ये 2 बड़े काम फिलहाल नहीं कर पाएगी सरकार। आप इसे झटका लगना भी कह सकते हैं, आप चाहे तो इसे एक स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हैं। वो ना तो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई कर पाएगी और ना ही किसी वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर यहां पर बदला जाएगा। अब आप जानना चाहेंगे कि आगे अब क्या होगा। 2 प्रावधानों पर तो अंतरिम रोक लग गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मांगने पर उसे जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। और जैसे ही सरकार जवाब दे देगी, उसके 5 दिनों में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं देने वालों को भी अपना जवाब पेश करना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 5 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर ही हार जीत के दावे शुरू हो गए हैं। आप भी सुने कि वक्फ कानून को लेकर अब क्या-क्या दावे किए जा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, या किसी पक्ष की जीत नहीं है। आदेश दिया है, हमें इस चीज़ की खुशी है और एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो। हम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। मुसलमानों को के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उसमें जरूर मुसलमानों को राहत मिलेगी। हमें बहुत खुशी है, पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से, जिन्होंने एक टेम्पररी जो है स्टे दिया है। वही देखिए, इस बीच सरकार भी पूरा आत्मविश्वास दिखा रही है कि उसका वक्फ कानून किसी संवैधानिक बाधा में नहीं फंसेगा। सरकार और बीजेपी ने भी सड़क पर जनसमर्थन दिखाना अपना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कल हैदराबाद में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया, वक्फ संशोधित कानून के फायदे बताए, विपक्ष पर भी भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अच्छे लक्ष्य के साथ जो अमेंडमेंट्स लाए, कांग्रेस पार्टी और अन्य कुछ दल उसके खिलाफ प्रचार करें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है जो अच्छे लक्ष्य के लिए जो अमेंडमेंट्स लाए, इस विषय को हम गांव-गांव ले जाएंगे, लोगों को बीच में बताएंगे। जो यही लोग आर्टिकल 370 के समय पर भी ऐसी गलत प्रचार किया है, यही लोग, यही पार्टी जो त्रिपुल तलाक के समय पर ऐसी प्रचार किया है। और खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल है पॉलिटिकल वेंडेटा, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, गलत है। क्या भरोसा रखेंगे एजेंसियों का? अगर मतलब कि जब भी अगर कोई उम्मीदवार होता है पूरे देश में सीएम बनने का, या मतलब कि कोई पार्टी अच्छी कर रही है तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। कौन से बीजेपी मिनिस्टर को या कौन से बीजेपी के लोगों को ईडी ने बुलाया? क्यों नहीं बुलाया उन्हें? सवाल तो पूछो ना कि ईडी बीजेपी वाले क्या बिल्कुल सब ठीक है या उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है? आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूँ, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊँगा और उभर के आऊँगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, एकजुट हैं। मैं लोगों की बात रखता हूँ। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूँ और अन्याय के खिलाफ हूँ मैं, और मैं ज़रूर लड़ता रहूँगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और मैं किसी चीज़ से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, सारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो गया है। राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का कि चार्जशीट दिया सोने जी राहुल को, मुझे बुलाया उसी दिन। तो ये दिखा रहे हैं मीडिया के द्वारा कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ये कोई जनता जागरूक है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता है, इन चीज़ों से और हम मजबूत बनते हैं, और कुछ नहीं है। कोई इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ। अगर ये फेक कुछ करना चाहेंगे, जो गलत करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, उससे मैं मतलब कि उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। पर असलियत कुछ भी नहीं है, असलियत में कुछ भी नहीं है उनके पास। सर, राजनीति में आप एक्टिव राजनीति में आने की आपकी बातें हो रही है, आपको लगता है कि इस वजह से ये चीजें? बिल्कुल। जब भी अगर मैं कदम रखूंगा राजनीति में, जो सब लोग चाहते हैं, तो उनको लगेगा या तो परिवारवाद की बात करेंगे, या मतलब कि ईडी का इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। वही बात है और कुछ नहीं है। आप देखेंगे हालांकि 1 हफ्ते 10 दिन पहले जब मैंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा अपने मैसेजेस दिए, जो माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में जिक्र की, तब से ये मेरे परेशानी शुरू हुआ है, और कोई बात नहीं है। जब से मैंने बोला है लोग चाहते हैं मैं आऊँ राजनीति में, तब से ये परेशानी शुरू हुई है। पर इसमें कोई बेसिस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये ईडी और जो समन दिया है, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं।